हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स अंडर कंट्रोल बहुत सारे आते हैं। जैसे आपका पहला है, एक बारी मैं टाइप बता देता हूँ, उसके बाद ही इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। पहली जो कैटेगरी होती है वो आपकी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ख़ास बात ये होती है रियल लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें किसी कंडीशन के बेसिस पर डिसीजन लेना होता है। जैसे मान लो कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब मैं ये टास्क परफॉर्म करूँगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तब मैं ये काम परफॉर्म करूँगा। ऐसे केसेस में हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की 4 कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड आपका फोर्थ। तो जो पहली कैटेगरी में आता है वो होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट। सेकेंड वन आपका आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड वन आपका आता है नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड एल्स भी कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स भी कह सकते हो आप लोग। उसके अलावा आपका लैडर इफ एल्स, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। सो क्या चार के चारों में डिफरेंस होगा वो हम कुछ देर बाद पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में जो सेकंड कैटेगरी आती है वो होती है आपकी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जैसे अगर आपको रियल लाइफ में कभी कभी होता है कि एक टास्क को आपको रिपीटिव वे में करना है। जैसे आपको मान लो कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है। तो एक बात बताओ, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर बारी क्या हो रहा है, रिपीटेशन, +1 +1 +1। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट की एग्जैक्टली आपकी 3 कैटेगरी, कितनी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी जो हम लोग सी में पढ़ने वाले हैं। पहली जो कैटेगरी आप लोग पढ़ोगे वो है वाइल लूप, दूसरी कैटेगरी आपकी टू वाइल लूप, थर्ड कैटेगरी है आपकी फॉर लूप। तो ये तीनों के तीनों हम लोग लूप्स पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा जो कंट्रोल स्टेटमेंट में तीसरा होता है आपका केस कंट्रोल स्टेटमेंट, केस कंट्रोल स्टेटमेंट्स, या फिर कभी कभी से बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो खास बात ये होती है सिलेक्शन, जैसे आपको कभी कभार ये होता है ना कि बहुत सारी सिचुएशंस आ जाएं, कई सारी सिचुएशंस में से एक सिचुएशन, अगर एक आपको सिचुएशन चूज़ करना पड़े, एक जैसे आपका स्विच बोर्ड होता है ना, स्विच बोर्ड में क्या होता है, अगर आपको फ़ैन ऑन करना होता है तो कोई एक आप लोग स्विच ऑन करते हो, तो वही सिचुएशन होगी। ऐसे तरह के रियल टाइम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए केस कंट्रोल स्टेटमेंट आता है। और केस कंट्रोल स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट होता है जिसका नाम है आपका स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। उसके अलावा जो फोर्थ कैटेगरी होती है आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट की वो है आप लोगों की जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या है, जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है, जैसे मान लो आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप लोग प्रोग्राम्स की कुछ लाइंस एग्जीक्यूट करने के बाद आप चाहते हो, या फिर ऐसी सिचुएशंस आती है कि आपको जंप मार के किसी एक स्टेटमेंट से अनदर 3-4 लाइनें स्किप करके किसी और स्टेटमेंट पे या कहीं आपको जंप करना है। ऐसी सिचुएशन में आपका जो स्टेटमेंट आता है वो है आपका, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। पहला जो स्टेटमेंट पढ़ोगे वो होगा आपका ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरा जो स्टेटमेंट पढ़ोगे वो होगा आपका गो टू स्टेटमेंट। उसके अलावा जो तीसरा स्टेटमेंट होगा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक और कंटिन्यू कई बार साथ में यूज़ किया जाता है, ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो ये कुछ हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो जिसमें मैं पहला आपका इसी लेक्चर में शुरू कर रहा हूँ, दैट वन इज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या यूज़ करने वाले हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। जहाँ डिसीजन के बेसिस पे हम काम को करें वहाँ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालें डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में भी हम लोग जो पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो है सिंपल इफ। सिंपल इफ हम लोग रियल लाइफ में बहुत कम जगह सिंपल इफ यूज़ करते हैं,
बट ये है कि सिंटैक्टिकली इसका भी कुछ पर्पस होता है, वो मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखो, अभी मेरा टारगेट ये होगा कि जो भी स्टेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं उस स्टेटमेंट का मैं आपको सिंटेक्स बताऊंगा, देन उससे रिलेटेड एग्जांपल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो सिंपल इफ है इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखें। इफ़ ब्रेसेस में कंडीशन, ऑलवेज रिमेंबर कंडीशन आपकी किससे बनती है? रिलेशनल ऑपरेटर से, जो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा है। कंडीशन ऑलवेज रिमेंबर, जैसे आपका मेन का बॉडी ब्लॉक होता है इसी तरीके से इफ़ का भी बॉडी ब्लॉक है। तो ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब ये है कि आप इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, कुछ भी इस बॉडी के अंदर आ सकता है। और फिर उसके अलावा स्टेटमेंट्स। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है एग्जैक्टली जैसे मान लो कभी कभी ये सिचुएशन होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कंडीशन, तो कंडीशन इधर आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ये इफ़ स्टेटमेंट में सिचुएशन आती है, यदि इफ़ ओनली ये बताएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करूँगा, बट ये नहीं बताएगा एग्जैक्टली। कभी कभार होता है ना कि ये नहीं करोगे तो ये करोगे, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉसिबिलिटी होती है, अगर आपने ये टास्क परफॉर्म किया, मतलब अगर आपकी कंडीशन सॉरी ये स्पेलिंग गड़बड़ हो रखी है, आप लोग प्लीज़ मेंशन कर लीजिएगा कंडीशन, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर आपकी कंडीशन जो है ट्रू हुई तो आप लोग ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करोगे, फिक्स है कि यही इतना बॉडी ब्लॉक एग्जीक्यूट करोगे। बट अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ही डजंट केयर, आप कुछ करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्पेसिफाई नहीं करेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, दिस ब्लॉक ऑफ दिस, ये कंडीशन है, प्लीज़ एग्जैक्टली स्पेलिंग इसकी ये रहती है, बाई मिस्टेक मुझसे हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनो भाई, होगा क्या, दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड if the condition is true, condition is true। तो मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। सपोज दैट अगर आपको एक प्रोग्राम दिया जाए कि राइट ए सी प्रोग्राम है आपका कि राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन। सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि नंबर इवन है, ये चेक नहीं करना कि इवन अगर नहीं है तो क्या है। वैसे पॉसिबिलिटी तो दो ही है कि इवन नहीं होगा तो ऑड होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल इफ़ की हेल्प से आप लोग ये चेक कर सकते हो कि सिर्फ सिंपल इफ़ है, नथिंग एल्स। तो देखो सिंपल आप लोग हेडर फाइल्स लिख लोगे, मैं एक बार ही हेडर फाइल लिख रहा हूँ, उसके बाद आप लोग खुद ही फॉलो करेंगे इस चीज़ को। उसके अलावा आप लोग सेकेंड हेडर फाइल, इन हेडर फाइल्स का क्या मीनिंग होता है मैं ऑलरेडी आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन आपका वॉइड मेन, जब मैं आप लोगों को फंक्शन पढ़ाऊँगा तब इंट मेन का मतलब बताऊँगा। अभी इतना ध्यान रखो, मेन से आपका कंपाइलर आपके प्रोग्राम को पढ़ना शुरू करता है। मान लो एक मैंने वेरिएबल लिया ए, क्या वेरिएबल लिया ए, सो दिस इज व्हाट, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। जैसे ही वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है कंपाइलर क्या करता है, दो चीज़ें, एक चीज़ समझता है कि एक वेरिएबल है जिसका टाइप है इंट, तो ए किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। और दूसरा क्या, इसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है, इंट का साइज बेस्ड ऑन डेटा टाइप साइज, डेटा साइज का साइज मान लो 2 बाइट है तो 2 बाइट की यहाँ पर मेमोरी बना देगा। तो द मेमोरी साइज इज बेसिकली बेस्ड ऑन द मेमोरी कंपाइलर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑलवेज रिमेंबर ब्लैंक मेमोरी इज एलोकेटेड। अच्छा एक बात दो, मुझे ये चेक करना है कि राइट ऐसी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, तो पहले एक नंबर यूजर से इनपुट भी तो कराना पड़ेगा। तो इनपुट कराने के लिए आप क्या लिखो, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, ठीक, स्कैनफ परसेंटाइल डी m%, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनो, जैसे एंटर एनी नंबर, आपने कोई नंबर इनपुट किया, मान लो 2, ठीक है। प्रिंटर पढ़ते कंपाइलर समझेगा मुझे कुछ प्रिंट करना है, स्क्रीन पे लिख के आ गया एंटर एनी नंबर, आप कीबोर्ड निकालोगे, टाइप करोगे 2, तो दैट वन इज रिसीव्ड बाय स्कैनफ एंड स्टोर्ड वेयर एड्रेस ऑफ ए क्या 200 पे वैल्यू चली जाएगी। ये बेसिक्स ही आपको आती है।
अब आपको कुछ ऐसा लिखना है कि ये चेक हो जाए कि इवन है कि नहीं है। तो एक बताओ, कोई नंबर इवन कब होता है? जब उसको अगर 2 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आए वो क्या है? 0 आए। तो रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन के लिए मैंने आपको कौन सा ऑपरेटर बताया? मॉड ऑपरेटर बताया। तो मॉड ऑपरेटर की सिचुएशन सुनो, अगर मैं लिखूँ ए मॉड 2 और रिमाइंडर क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए इक्वल्स टू ऑपरेटर था रिलेशनल, और मतलब रिमाइंडर क्या है? 0। देखो ये ऑपरेटर मॉड मॉड बताता रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, मतलब ए को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आ जाए। तब मैं क्या करूँ? प्रिंटफ इसके बॉडी ब्लॉक में लिख दूँ द नंबर इज इवन, द नंबर इज इवन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान दो, इफ सिंपल इफ है, इसमें कोई भी और सिचुएशन नहीं है। तो मेरी बात ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर जैसे मैं चेक करूँ कि 2 मॉड 2, ऑब्वियस ही बात है रिमाइंडर 0 आएगा, लिख के आएगा द नंबर इज इवन। बट अगर मैं यहाँ पर 3 इनपुट कर रहा हूँ तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। ए मॉड 2 रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मतलब मैं इतना लूप एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। तो क्या करूँगा? इसके बारे में कंपाइलर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंपाइलर स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताता। इसका मतलब उसके आगे का प्रोग्राम एज इट इज़, अगर यहाँ मान लो मैंने कोई स्टेटमेंट लिख दिया प्रिंट एफ, मैंने ऐसे कुछ स्टेटमेंट लिख दिया %d_a, तो पता क्या होने वाला है? यहाँ बस ए की वैल्यू प्रिंट होगी, ए की वैल्यू अगर 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, 2 होगा 2 प्रिंट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, जो बॉडी के बाहर वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल भी कंडीशन पे डिपेंड नहीं है। कंडीशन बस इतना बता रही है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो लिख के आएगा द नंबर इज इवन, और ये नंबर भी प्रिंट होगा। ए की वैल्यू क्या 2 थी, अगर ए 2 थी तो 2 प्रिंट होगी। अगर 3 हुआ तो ये द नंबर इज इवन ये लिख के नहीं आएगा, डायरेक्ट 3 प्रिंट होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स हुई तब तो आपका सिचुएशन क्या होने वाला है वो नहीं पता कंपाइलर को एग्जैक्टली। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि कभी कभी होता है ना कि स्पेसिफिक टास्क हो जाता है कि भाई अगर आप नारियल आपको मार्केट में नहीं मिला तो आप जूस लेके आओगे, लेकिन कभी कभी सिचुएशन होती है आपको नारियल नहीं मिला तो हो सकता है घर वाले आपको ना बता के भेजते हैं कि नारियल ना मिले तो मतलब क्या करोगे, आपके पास डिसीजन नहीं, तो आप अपनी मर्जी का करते हो। मर्जी में मैंने यहाँ स्टेटमेंट एक फॉर द एग्जांपल पर्पस दिखा दिया, या आप लोग जो चाहो वो करोगे, स्पेसिफिक नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि नारियल नहीं मिले तो जूस लेके ही आना है, और जूस ना मिले तो नारियल लेके आना है। कोई 2 सिचुएशन हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, वो इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो एग्जैक्टली वही अगेन मैं इफ एल्स का पहले आप लोगों को सिंटैक्स बताने वाला हूँ, तो आप लोग सिंटैक्स ध्यान से देखेंगे। तो सिंटैक्स है इसका, हाँ जी, तो सबसे पहले वही इफ कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपको चीज़ें जो लास्ट वाला हमने सिंपल इफ किया उसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो इफ लिखा, अब ये कंडीशन ट्रू हो सकती है फॉल्स हो सकती है, तो मैंने कुछ लिखा, ये है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 1 इज एग्जीक्यूटेड, इसके अंदर लिख दे रहा हूँ एग्जीक्यूटेड इफ द, शॉर्ट में इफ द कंडीशन इज ट्रू। ऑलवेज रिमेंबर, कंडीशन ट्रू होने का मतलब है कि इतना ब्लॉक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया फॉल्स हो गया, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसका जो फॉलोड बाय ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी बताई जाएगी, एल्स लिखती है ELSE, एल्स ब्लॉक 2 इज एग्जीक्यूटेड, ये ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 इज एग्जीक्यूटेड if the condition is false, if the condition is false। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कंडीशन ये है कि भैया अगर आप नारियल लेने जाओ, अगर नारियल मिले तो नारियल लेके चले जाना ब्लॉक 1, और नारियल ना मिले तो जूस लेके चला जाना। क्या सिंपल इफ में ऐसा हो रहा था? वहाँ ये केस था कि भाई नारियल लेने जाओ, वो ये नहीं बता रहा था कि अगर नारियल ना मिले तब मैं क्या करूँ, नारियल मिल गया तो नारियल लेके आएगा, लेकिन नारियल नहीं मिला तो क्या करूँगा। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज़ गुड कि आप जहाँ स्पेसिफिकली बता रहे हैं वहाँ स्पेसिफाई नहीं था कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है भाई ये काम करोगे, कंडीशन फॉल्स हुई तो आप क्या कर रहे हो वो आपकी मर्जी है, जैसा प्रोग्राम का फ्लो होगा बाकी वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इसमें क्या होना है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी धोखे से तो आपको ये टास्क करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी। ये जो मैं ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 लिखना, दिस इज़ नथिंग जस्ट मतलब यहाँ पर आप लोग कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, मतलब प्रिंट एफ स्कैन एफ एनीथिंग।
तो जो हम लोग अभी प्रोग्राम कर रहे थे तो वही हम लोग प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं। क्या प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं कि राइट अ सी प्रोग्राम, बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल ले रहा हूँ। राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक whether a number is even or odd। अब यहाँ स्पेसिफाई किया, आपको चेक करना है कि नंबर जो है वो इवन है ऑड है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हैं, हेडर फाइल्स आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद वॉइड में, ठीक है। तो एक बात बताओ, कितने नंबर्स को यूज़र से इनपुट कराना है, किसी एक नंबर को चेक करना है। तो मैंने मान लो वो नंबर के लिए वेरिएबल ले लिया इंट ए, मैं इसको यूज़र से इनपुट कराऊंगा तो क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, सॉरी आप लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर या फिर एंटर द वैल्यू ऑफ ए। आप यूजर से क्या होगा कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए, देन यूजर क्या करेगा, वैल्यू इनपुट करेगा। जब वैल्यू इनपुट करेगा तो उसको रिसीव करने के लिए कौन सा फंक्शन होगा, स्कैन एफ। सो दैट वन परसेंटाइल डी, क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू इस पर को स्टोर कहाँ हुआ, एड्रेस ऑफ ए। जैसे ही ये आप डिक्लेरेशन करते हो क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होती है। मान लो इसका एड्रेस 300, ये ब्लैंक मेमोरी एलोकेट हुई। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू अगर मैंने 5 डाल दी तो 5 एड्रेस ऑफ ए मतलब 300 पे स्टोर हो जाएगी। अब आपको मेन टास्क परफॉर्म करना है, ये चेक करना है क्या ये जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया क्या ये इवन है ऑड है। तो हमें डिसीजन लेनी है। तो डिसीजन काइंड ऑफ सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे। तो ध्यान से देखो आप लोग, जैसे मैंने लिखा इफ़, आप लोग ध्यान से सुनना, आप लोग सिंटैक्सिस में स्मॉल में लिखें इफ़, क्या सिचुएशन होगी, ए का मॉड निकाले मतलब रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट एफ आप लिख सकते हो। आप दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटाइल डी इज इवन नंबर, परसेंटाइल डी इज इवन और कॉमा ए। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये भी समझा रहा हूँ। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रिंट एफ व्हाट, परसेंटाइल डी इज ऑड। व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, ध्यान से देखो भाई। जैसे मैं यहाँ गेट सी एच लिख रहा हूँ और आपके प्रोग्राम का एंड कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग साफ देखो, जो आपका मेन ओपन था वो तो यहाँ क्लियर हुआ, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। आप देखो जैसे अगर मान लो ए की वैल्यू मैंने यूज़र से क्या इनपुट करा रखी है 5 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 इक्वल्स टू 0। कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो लिख के आएगा प्रिंट, मुझे कुछ प्रिंट करना है तो पहले ही परसेंटाइल डी मिल गया। तो हमेशा ध्यान दो, अगर आपको प्रिंट में कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट स्पेसिफायर, बट व्हेन यू वांट टू प्रिंट एनी वैल्यू देन यू हैव टू मेंशन द फॉर्मेट स्पेसिफायर इन योर प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो ध्यान दो, परसेंटाइल डी कभी परसेंटाइल डी प्रिंट नहीं होता है, इसके रेस्पेक्ट में कोई ना कोई वेरिएबल आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। तो ए की वैल्यू क्या है 5, तो आपका लिख के आएगा 5 इज ऑड। बात समझ में आई, ये स्टेटमेंट हमेशा इससे रिप्लेस होता है। अच्छा मान लो कि अगर आपने इनपुट किया होता 6, तो क्या लिख के आता 6 इज डिवाइडेड बाई 2, तो रिमाइंडर 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। तो आपका लिख के आता परसेंटाइल डी मतलब ए की वैल्यू होती 6 इज इवन, तब आपका ये वाला स्टेटमेंट आउट नहीं था। तो 50-50 रेशियो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तब आपका इवन ऑड फाइंड आउट हम लोग कर सकते हो। दिस इज द सिचुएशन हम लोग रियल लाइफ में भी फेस करते हैं। जैसे मान लो क्या अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं जो लोग आप घर से ट्राई कर सकते हो, आपको चेक करने के वेदर ईयर इज लीप ईयर और नॉट, तो लीप ईयर की कोई कंडीशन होगी। उसके अलावा आप लोग घर पे चेक कर सकते हो कि क्या दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। तो आप लोग 2 नंबर यूजर्स इनपुट कराओगे ए और बी, और यहाँ लिखोगे ए इक्वल्स टू बी, नथिंग एल्स। और अगर चेक तो ए इज़ ग्रेटर, सॉरी 2 नंबर इक्वल हैं या नहीं, तो आप लोग इक्वलिटी चेक कर सकते हो। ए बी से बड़ा है वो भी चेक कर सकते हो। आप लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स घर से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जिसका थर्ड पोर्शन होगा, थर्ड पोर्शन दैट वन इज़ नेस्टेड इफ एल्स, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।